एक्चुअली ये मेरा फोर्थ जनरेशन है म्यूजिक के अंदर। आई हैव अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन तबला ऑल्सो। ग्रेट ग्रैंडफादर है उस्ताद शादी खान साहब जो कि सारंगी प्लेयर है। देन इसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद मोहसिन खान सारंगी प्लेयर। देन माय फादर उस्ताद शाहबाज खान। एंड देन उसके बाद में मैं आता हूँ चौथी पीढ़ी में। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था। सितार इंस्ट्रूमेंट है, वो इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उस इंस्ट्रूमेंट में मैं वेस्टर्न सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, लाइक हर टाइप के सॉन्ग्स में प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 शो है स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे भावशान। और आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही अच्छे सिंगर अयाज खान, जिनको अपने शो में वेलकम करेंगे और उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो जी, वेलकम टू द शो अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। और मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अरे आपके अभी जो रिसेंट काम चल रहा है उसके बारे में भी मैं मतलब सवाल करूंगी आपसे, आपके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका ताल्लुक है घराने से, हाँ, म्यूजिकल घराने से, बिल्कुल। राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। एक्चुअली ये मेरा फोर्थ जनरेशन है म्यूजिक के अंदर। अच्छा। एंड आई हैव अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन तबला ऑल्सो। ओके, ग्रेट। जी, इसके अलावा मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उस्ताद शादी खान साहब जो कि सारंगी प्लेयर है। देन इसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद मोहसिन खान सारंगी प्लेयर। देन माय फादर उस्ताद शाहबाज खान। एंड देन उसके बाद में मैं आता हूँ चौथी पीढ़ी में। प्लेजर है मेरा, मतलब खुश नसीबी है कि मैं म्यूजिक के खानदान में पैदा हुआ हूँ। तो बस यही है जो भी है। तो शुरू से मतलब वो जो ट्रेनिंग का सिलसिला है म्यूजिकल, वो तो आपका शुरू बचपन से चल रहा होगा। बचपन से ही पैदा हुआ, जब से कानों में म्यूजिक ही गूंजता आ रहा है, सुनते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप जो है वो ट्रेन है सितार में और इसके अलावा आप तबला, हारमोनियम, ये सब बजा लेते हैं। तो बिल्कुल। वो कब से सीखना शुरू किया था आपने? लाइक बचपन से ही एक्चुअली मैं कुछ होऊंगा 8-10 साल का। तो जब मैंने तबला स्टार्ट करा था सीखना। बट देन हम्म। तबले के बाद 4-5-6 साल बाद मैंने सितार शुरू करा। फिर देन उसके बाद में सिंगिंग थोड़ा बहुत, फिर हारमोनियम वगैरह सब। एक ही आर्टिस्ट में इतनी सारी खूबियां होना बहुत कम मिलेगी। एग्जैक्टली, मतलब ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बजाना यूजुअली नहीं होता है इस तरह से। अच्छा, ये आप तबला भी बजाते हैं, आप हारमोनियम भी बजाते हैं, आपको पसंदीदा इसमें कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता हो? और सबसे ज्यादा तो सितार ही है, क्योंकि सितार में जो फील है वो और इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, क्योंकि लीड इंस्ट्रूमेंट है वो। तो उसमें जो खैंच होती है, मीण जिसे कहते हैं, जो कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलेंगे आपको। जो एक ही सुर से जो हम 4-5 सुर खींच सकते हैं, तो वो एक अलग ही वाइब्स है उस चीज में। तो सितार वन ऑफ द बेस्ट एंड टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट आई थिंक। अच्छा, चौथी आप बता रहे हैं जनरेशन है और आपका जो घराना है वो सीनिया सीनिया घराना कहलाता है, राइट? राइट। हाँ। तो ये आप चौथी जनरेशन है डेफिनेटली, मतलब काफी अरसा हो गया, एक हिस्ट्री है आपकी माशाल्लाह, मतलब बहुत एक रिच हिस्ट्री है आपके घराने की। तो इस वक्त जब आपने ये सिलसिला शुरू किया है गायकी का, तो आज के जमाने के हिसाब से आपने इसमें क्या कुछ अपना इनकॉर्पोरेट किया हो, क्या है वो? लाइक मैं एक्चुअली जो सितार इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। और लोगों को उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी बहुत डायनासोर जैसा इंस्ट्रूमेंट हो चुका है वो। अच्छा। कि लोगों को गिटार पता है, ड्रम पता है, लेकिन सितार नहीं पता। तो उस इंस्ट्रूमेंट में मैं वेस्टर्न सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, लाइक हर टाइप के सॉन्ग्स में प्ले करता हूँ, ताकि अच्छा। लोगों को पता चले कि ये इंस्ट्रूमेंट भी में भी सब कुछ बजता है, ऐसा नहीं कि क्लासिकल ही बजता है। हाँ हाँ हाँ, सही सही। मतलब सितार से आप वो वेस्टर्न टच लेकर आते हैं अपने म्यूजिक में। जी। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आपने बकायदा जो आपकी फैमिली है उनसे उस्ताद हैं माशाल्लाह, तो उनसे आपने जब तालीम हासिल की तो कोई एक ऐसा लेसन जो आपको लगता हो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है वो, जो आपको अपने उस्तादों से और मिला? उस्तादों से यही मिला है कि उनसे सीखना ही पहले तो नसीब की बात है, जो कि लोग तरसते हैं उनसे सीखने के लिए। और दूसरा ये है कि जब जब उनसे उनके साथ में रहते तो वो लेसन मिलते ही रहते हैं। एक नहीं कि बहुत सारी चीजें हैं वो। अदब से लेके किसी से, छोटे आर्टिस्ट से लेके बड़े आर्टिस्ट से कैसे पेश करना है, उनके सामने कैसे रहना है, और कैसे रिस्पेक्ट करना है। और म्यूजिक को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि
एक आर्टिस्ट, क्लासिकल आर्टिस्ट जो होते हैं, बहुत रियाज करना पड़ता है उन चीज के लिए, और बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि रियाज ऐसी चीज है कि लोग बहुत कम करते हैं। तो मेरे दादा जो है उस्ताद मोहद्दीन खान सारंगी प्लेयर, तो उनको मैं देखता था बचपन से ही। तो वो जब मॉर्निंग में उठते थे तो उनके हाथ में सारंगी होती थी, और जब वो सोते थे तो उनके हाथ में सारंगी होती थी। तो उनसे ये बहुत कुछ सीखने को मिला, म्यूजिक के अलावा भी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये है। सही। अच्छा, फिर प्रोफेशनल लाइफ का, ये बचपन से गा तो रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो आपका एक म्यूजिकल करियर है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जी हाँ, प्रोफेशनल पापा के साथ में मैं जाता था एक्चुअली, सुन के आता था उनके साथ में, दिन दादा के साथ में जाना होता था, ग्रीन रूम में बैठ के, मतलब बड़े बड़े उस्तादों के साथ में दादा संगत कर चुके हैं, और पापा भी, लाइक बेगम अख्तर, परवीन सुल्ताना, राजन साजन मिश्रा जी, बहुत बड़े बड़े कलाकार, मतलब तो उनके साथ में ग्रीन रूम में बैठना, उनको सुनना, तो वहां से तो नॉलेज मिलता है, काफी चीजों को सीखने को मिलता है। देन उसके अलावा प्रोफेशनली मैंने जो शो करा है, वो आई थिंक मैंने कुछ 13 to 14 ईयर्स की एज में मैंने एक जगह परफॉर्म करा था, वो भी एक वेस्टर्न बैंड के साथ में, उसमें मैंने तबला प्ले करा था। सो मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो चीज भी, कि वेस्टर्न ड्रमर एंड कीबोर्ड आर्टिस्ट अलग अलग, उनके साथ में मैं तबला प्ले कर रहा था। सही, ग्रेट। और फिर आपका बॉलीवुड में किस तरह से डेब्यू हुआ? बॉलीवुड में एक्चुअली मेरे को जब मैं जगह परफॉर्म कर रहा था, वहां पर मुझे अमाल मलिक मिले थे। तो अमाल भाई, मैं उनको भाई बोलता हूँ एक्चुअली, तो वो मुझे मिले, उन्होंने सुना और उनको काफी अच्छा लगा, तो वहां से नंबर शेयर हुए, और उन्होंने प्रॉमिस करा था कि मैं डेफिनेटली आपको जल्द ही कॉल करूंगा। तो वहां से मुझे उनका कॉल आया अचानक से कि भाई एक गाना कर रहे हैं हम लोग, तो इसका रिकॉर्ड करके भेजो फटाफट। तो रिकॉर्ड करने के बाद उनको भेजा। देन 1 ईयर हो गया, कुछ फिक्स नहीं था, जो पीस होते वो चेंज पे चेंज होते जा रहे थे। देन उसके अलावा अचानक से मॉर्निंग में कॉल आया 1 ईयर के बाद में कि अयाज, ये आज का आज इंस्टेंट मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। तो वो सॉन्ग था आमी जे तुम्हार का, मेरे ढोलना सुन, जो सॉन्ग है भूल भुलैया 3 मूवी का। तो वहाँ उन्होंने मुझे भेजा फटाफट, और मैंने उनको इंस्टेंट रिकॉर्ड करके भेजा पीस, उनको अच्छा लगा और उन्होंने उस पीस में ऐड कर दिया। एक्सपीरियंस तो कैसा रहा वहाँ से आपका उस गाने मुझे का? बहुत बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग जिसमें मैं सितार प्ले कर रहा हूँ, और मतलब इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बॉलीवुड है, भूल भुलैया 3 मूवी, जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जी, तो ये बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। तो उनके लिए उसी गाने पर उन्होंने डांस भी करा था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और वो चीज बहुत चली, मूवी और गाना ही बहुत चला। सही। अच्छा, बॉलीवुड की इस वक्त जो कॉम्पोजिशंस बन रही हैं उसमें एक मॉडर्न थीम रखी जाती है, और लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है ना वो इन्फ्यूज करने की कोशिश करता है, जैसे आपने बताया वाला जो गाना आपका था, तो क्लासिकल एक म्यूजिक को भी रखता है। तो आपकी अपनी पर्सनल कोशिश क्या होती है जब आप कॉम्पोजिशंस बनाते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि आप सितार पे भी वेस्टर्न म्यूजिक प्ले करते हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल कोशिश क्या होती है कि किस तरह से ये मॉडर्न टच के साथ आप इन्फ्यूज कर सकें? तो इसमें क्या आप खुसूसी तौर पे आपकी काविश होती है उसमें? एक्चुअली आई थिंक सो, ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था वर्ल्ड प्ले का, और मतलब सबसे हाईएस्ट ऑडियंस उसी में आई थी अभी तक जितने भी शोज हुए अहमदाबाद में। सो लकी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि पापा को उन्होंने सुना था इस जगह पर, तो उनको काफी अच्छा लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, उनको बताया, उनको इंडियन इंस्ट्रूमेंट है ये, सितार है, सितार का वर्जन सितार है ये, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको थोड़ा टोन वाइज में चेंज करे तो वो सितार बन गया। तो पापा को सुना उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने पापा को कहा कि आप क्या प्ले करेंगे? तो पापा ने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे मिला दिया कि मेरा बच्चा प्ले करेगा। तो बोला पापा को था, लेकिन प्ले करना मुझे पापा ने चांस दिया। और तो देन उन्होंने मुझे ऑन स्टेज में ही साउंड चेक के टाइम पे ही वो ऑडियो सुनाया कि ये 2 सॉन्ग्स में आपको प्ले करना है, तो बोलो और अपना फील देना है। तो मैंने ऑन स्टेज में वो सुना रिकॉर्डिंग के टाइम पर। मैंने फिर जिस दिन जब शो हुआ तो उसी दिन मैंने जो अपना खुद का जो भी था बेस्ट मैंने दिया उनको, और वो काफी खुश हुए।
कोल्ड प्ले के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या है ये बैंड और किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं? कॉल्डप्ले एक्चुअली बहुत बड़ा बैंड है, और मतलब काफी वेल नोन आर्टिस्ट है क्रिश मार्टिन, उनका ये बैंड है एक्चुअली कॉल्डप्ले। तो उनकी जो ओपनिंग करते हैं एलियाना, तो उन्होंने मुझे चांस दिया था, उनका भाई ब्रदर है फराज, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको परफॉर्म करना है, और ओपनिंग के इंडियन तौर पर बैंड? हमने परफॉर्म। नहीं, इंडियन बैंड्स नहीं, इंडियन बैंड्स ने परफॉर्म करा था, तो वो इंडियन सिंगर अलग थे, पहले हमारा हुआ था, एंड देन उसके बाद में दूसरा इंडियन बैंड्स का था, फिर उसके बाद में क्रिस मार्टिन जो मेन सिंगर है उनका शो था। सही सही। अच्छा, तो उनका म्यूजिक एक बिल्कुल अलग उसका स्टाइल है। आपने जब आपको कह रहे हैं कि ऑन स्टेज आपको बोला गया कि आपने इन गानों के ऊपर करना है परफॉर्म, तो डेफिनेटली मतलब एक बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी ऑडियंस है उनके सामने परफॉर्म करना है, और आप इसी वक्त आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे प्ले करना है। तो वो कैसे किया, उसको क्या डिसीजंस लिया आपने? जब ये शुरू का खेल होता है जैसे सारेगामा पधा निसा, तो वही सांस स्वर्स में हम लोग को खेलना रहता है, जो भी रहता है अलग अलग राग्स पे डिपेंड रहता है सॉन्ग्स वगैरह। तो मुझे उन्होंने सुना है कि ये सॉन्ग्स है, तो मुझे ऑब्वियसली क्लासिकल आर्टिस्ट है, हम लोग सुन रहे हैं बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, तो वो हमने जो सुना तो इंस्टेंट वो राग पता चल गया कि ये राग में ये सुर लग रहे हैं, तो वो फिर मैंने मैंने मेरे हिसाब से प्ले करा है। और ये डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक मतलब बहुत एक वेस्टर्न एक फॉरेन बैंड है जो कि आपको बोलता है और सना से फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके साथ करने की, तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत बहुत क्योंकि वो आई थिंक बहुत डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट थे वो लोग, और मतलब उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट करा हर चीज में, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पूछ रहे, यू नीड सम वाटर, यू नीड समथिंग एल्स, यू नीड समथिंग, तो मतलब बहुत डाउन टू अर्थ लोग थे और बहुत डिसिप्लिन वाले लगे। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ड्रीम्स देख रहा हूँ, मतलब अभी भी ख्वाब से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, जिस तरीके से वहां पर इतनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, एक मतलब 30 या 50 आई थिंक इस टाइप के कुछ थे ऑडियंस, मतलब बिग बिग अपॉर्चुनिटी थी मतलब वो मेरे लिए, और बहुत अच्छे सही। लोग थे, मतलब वो काफी मजा हम लोग करने परफॉर्म करके। सही। अच्छा, आप इस वक्त जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड अनप्लग्ड और इसके साथ ही आप जो है ना फ्यूजन एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनमें से आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है और आप किसको लेके आगे मतलब चलना चाहते हैं? एक्चुअली मैं जो आर्टिस्ट हूँ, मैं मुझे सारे ही जोनरा पसंद है, क्लासिकल भी पसंद है, बॉलीवुड भी पसंद है, एंड देन वेस्टर्न हॉलीवुड एवरीथिंग। तो मुझे बस ये है कि काम करते जाना है, पीछे नहीं देखना है, जो जोनरा मिले मुझे बेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। सही। अच्छा, ये जो आर्टिस्ट हैं मतलब जैसे आपने शाहिद मलिया की बात की, इवन अमाल की भी मैं यही बात कहना चाहूंगी कि ये एक आप डाउन टू अर्थ एक हैं कि इस वक्त में आप देखो सोशल मीडिया का दौर है बहुत ज्यादा, जी, एक ना पूरी एक दुनिया में एक एटीट्यूड लोग समझ रहे होते हैं कि हम एटीट्यूड दिखाएंगे तो लोग हमें बड़ा नाम बिल्कुल समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त तो मतलब इस वक्त में अमाल मलिक, शाहिद मलिया, जब इनके इंटरव्यूज हम करते हैं और बात करते हैं तो अंदाजा होता है कि बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक है ना कि एक हम्बल रहना और एक इस तरह से जो आपके सुनने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, उनके साथ ये कनेक्शन रखना, ये कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है? क्योंकि ऑडियंस है तो आर्टिस्ट है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होगी तो फिर आर्टिस्ट भी कोई नहीं होगा। तो जितना ऑडियंस को आप रिस्पेक्ट देंगे, उनको सुनेंगे, वो क्या पसंद कर रहे हैं सुनना, उनके लिए क्या बनाए, तो वो चीज़ बहुत मायने रखता है। तो जितना कनेक्ट रखोगे ऑडियंस को, उतना ही आपका फायदा है, उतना ही आपका लेवल अप रहेगा। नहीं हम्म। तो ऑडियंस बिना तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं है। हम्म। चलिए, अब हम चाहेंगे यास कि हम थोड़ा सा आपसे कुछ सुने। आपका कोई ऐसा कोई चीज जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का है रुबा तेरे हवाले कर दिया। हम्म, सुनिए जबरदस्त काफी जबरदस्त। अच्छा लगा।
हाँ बिल्कुल, राइट। बहुत जबरदस्त। जैसे आपने इतनी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर महारत हासिल की हुई है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक तो कहाँ से आपका ताल्लुक है, कौन सी जबान आपकी वो एक मादरी मदर लैंग्वेज है, और कितनी जबानें आप जी, बोल लेते हैं? एक्चुअली मैं प्रॉपर हूँ राजस्थान से। और मतलब राजस्थान में एक छोटा सा गांव है नीमका थाना, जो कि उसके अंदर भी एक छोटा सा एक कोटड़ा। तो वहां से मैं हूँ प्रॉपर तो। बट मेरी पैदाइश है अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद के अंदर है वहां पर। तो मतलब गुजराती भी आती है, राजस्थानी भी आती है, देन इंग्लिश भी आती है, और हिंदी तो है ही। सही, मतलब चार जबानों में गा सकते हैं और सब कुछ ना। जी, जबरदस्त बिल्कुल। जबरदस्त, ग्रेट। हाँ, तो अभी मतलब आपका इन फ्यूचर आपका किस तरह का म्यूजिक तो बनाने का इरादा है? और ये जो एक है ना कि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान का अपना जो एक फोक म्यूजिक और वहाँ की जो कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट है। मतलब अगर आप देखो पूरी, हम्म, मतलब जब भी हमने देखा है कि कोई इंडियन फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो राजस्थान का जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होता है। तो आपका क्या इरादा है कि आप इस जगह के कल्चर को अपने म्यूजिक के थ्रू और प्रमोट करेंगे? और राजस्थान के लिए बात करें ना। आपकी जो जगह है, आपका जो मतलब जो अपना इलाका है। जी, एक्चुअली जो दादा है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह से हम लोग आए हैं, तो वहाँ पर अगर जो बच्चों की स्टूडेंट्स की एग्जाम होती है, तो वहाँ पर उनके अंदर क्वेश्चन आता है कि हु इज ग्रेट सारंगी प्लेयर। तो अंदर दादा का नाम आता है कि उस्ताद मोहद्दीन खान सारंगी प्लेयर वो है ग्रेट सारंगी प्लेयर इन इंडिया। तो मतलब वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और मतलब हम लोग सब कुछ ही प्ले करते हैं, राजस्थानी में केशर या बालम, जो कि वेल नोन है मतलब। तो इस तरीके से मतलब हमारे फोक को आप और एक चीजों को मार। लिगेसी फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। और फिर दूसरा ये कि इस वक्त जब आप काम कर रहे हैं, तो जब आप आपके घर वाले या आपके जो जो उस्ताद हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, तो उनके कुछ अल्फाज ऐसे जो उन्होंने आपको मतलब शाबाश दी हो, चाहे थपकी दी हो, चाहे कुछ बोला हो, वो शेयर करें हमसे कि कैसा उनका क्या इस वक्त सोच है आपके म्यूजिक को लेके। वही चीज है, मैं ये कहूंगा कि ये तो समंदर है। जितना आप जाते जाओगे अंदर, उतना अंत तो मिलना नहीं है कभी भी ना कभी भी। और ये वो बात है ना कि जो ये रास्ता है सिर्फ आपको चलना है, उसका अंत नहीं है, आपको सिर्फ रास्ता दिखते जाएगा। तो म्यूजिक में ये है कि दादा पापा यही कहा करते करते हैं कि भाई करते जाओ, आपको रुकना नहीं है कहीं पर। और ये कोई अंत नहीं है म्यूजिक का, जितना करो उतना कम है इसमें तो बस मतलब अभी अप्रिशिएट तो वो बहुत कम वाली मिलता है अप्रिशिएट इस। करते हैं, लेकिन वो वाली जरा सही वाली शाबाशी अभी नहीं मिली है। वो होता है ना घर वाले, बिल्कुल नहीं, वो नहीं कह रहे मिली। होते नहीं, बस करते जाओ, अभी हम तुम्हें नहीं अप्रिशिएट करेंगे। करते जाओ, क्योंकि अप्रिशिएट मिल गया तो फिर बोलेंगे अरे यार, रुक। इनसे बड़े हाँ। उस्तादों से अप्रिशिएट मिल गया फिर तो मतलब हो गया काम। वो चाह रहे हम्म कि मैं जितना करूँ उतना बेहतर है। सही सही। ठीक है। चले जी अयाज, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मैं जाते जाते चाहूंगी कि आप कोई बहुत अच्छा सा मैसेज अपनी तरफ से जितने भी लोग सुनने वाले हैं, और फिर खास तौर पे वो लोग भी जो कि क्लासिकल म्यूजिक में या म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई आपकी तरफ से पैगाम। पहले तो मैं आपको और आपकी ऑडियंस को एक दुआ देना चाहूंगा कि चांद सा नूर सितारों का साथ तुमको मिले, जमी के मस्त नजारों का साथ तुमको मिले, लाख तूफान भी से टकराए कश्ती से, मेरी दुआ है किनारों का साथ तुमको मिले। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक दिल से दुआ है आप लोगों के लिए और आपकी ऑडियंस के लिए। और देन इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि बहुत सुकून चीज़ है। इसको आप सब प्लीज जितने भी है, अभी न्यू जनरेशन आ रही है, और अपने इंस्ट्रूमेंट को सीखो, और जो छुपे हुए इंस्ट्रूमेंट है उसको आगे बढ़ाओ, ताकि लोगों को पता चले कि ये इंस्ट्रूमेंट्स भी अभी है। और जितना क्लासिकल सीखोगे, जितना इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी ले लो, चाहे आप मन से करो करो तो, नहीं तो फिर करने का फायदा नहीं है। और इसमें अगर कर रहे हो तो रियाज की बहुत जरूरत रहेगी, तो जितना रियाज करो उतना कम है। हम्म मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि अपने करियर में कोई भी करियर हो आप करते जाए, और खूब मन से करो, दिल से करो, आगे बढ़ो।
जबरदस्त, थैंक यू अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। और इंशाल्लाह अभी आपका स्टार्ट है, आपके लिए बहुत सारी हमारी तरफ से भी नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दें। और जिस तरह से आपके एक जो आपके अबाउजदाद हैं, आपके जो दादा हैं, आपके वालिद हैं, वो जिस तरह से इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं, आप उसको बहुत और आगे बढ़ाएं और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली अपने खानदान का और नाम रोशन करें इंशाल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर कभी बात होती है आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ।